दिस इज़ लेक्चर नंबर 30 ऑफ जीओसी सेकेंड एंड इस लेक्चर में पहले हम फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो फेलिंग सॉल्यूशन है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, बेसिकली ये सॉल्यूशन दो अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सचर है। फेलिंग सॉल्यूशन में आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे जिसको हम बुलाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए and failing solution B, and similarly in Benedict solution there will be a mixture of two solution, that is Benedict solution 1 and Benedict solution 2। तो हम पहले देखते हैं कि ये जो अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सचर फेलिंग सॉल्यूशन देता है, सिमिलरली अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सचर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देता है, तो ये सब आखिर में कौन से कंपाउंड का मिक्सर फेलिंग सॉल्यूशन देता है। देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन में दो मिक्सर लेते हैं, ए और बी। ए में जो है, ए में लेते हैं एक्वस CuSO4। एक्वस CuSO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्वस CuSO4 एक्चुअली CuSO4.5H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है CuSO4.5H2O को हम ब्लू विट्रॉल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ब्लू विट्रॉल। जो फेलिंग सॉल्यूशन में दूसरा पार्ट है वो होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोसेल साल्ट। और ये एक्चुअली में क्या होता है? अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तब आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या है? ब्लू विट्रॉल। पार्ट बी क्या है? रोसेल सॉल्ट। और जब आप इसको मिक्स करते हैं तो आपके पास ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको Cu2+ के फॉर्म में मिलता है। तो ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। सिमिलरली बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, तो इन दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में अभी आपके पास दो पार्ट है, ए और बी। जो ए पार्ट है वो होता है एक्वस CuSO4। आपको पता है एक्वस CuSO4 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? CuSO4.5H2O के फॉर्म में, जिसको ब्लू विट्रॉल बुलाते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सोडियम साइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, ए और बी को जब हम मिक्स करते हैं, तो आपके पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पे भी Cu2+ के फॉर्म में मिलता है, इसलिए भी इसका कलर ब्लू कलर होता है। तो ये था फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या करता है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। और सिंस दोनों में ही, फेलिंग सॉल्यूशन में भी और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी, जो मीडियम है वो एल्कलाइन है, यानी कि बेसिक मीडियम है, तो ये बेस बनने वाले एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपको फाइनली सॉल्ट मिलेगा। देखिए, आपके पास है एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया हमने फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आपको पता है दोनों ही Cu2+ का सोर्स है, इसलिए दोनों का ब्लू कलर होता है। तो जैसे ही आपने इसमें बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन डाला एल्डिहाइड में, तो आपके पास एसिड बनेगा, और सिंस मीडियम बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो आपके पास सॉल्ट बनेगा और साथ में Cu2O बनेगा। ठीक है। अब आप देखिए, जब आपने फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इसमें डाला था, तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में Cu2+ था, जिसका कलर ब्लू था। लेकिन जब आपके पास सॉल्ट बना तो Cu2+ Cu+1 में कन्वर्ट हो गया, और ये रेड पीपीटी होता है, बेसिकली रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या करता है।
सो अब आप देखिए, एक समरी देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो ये टेस्ट देगा, लेकिन आप एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये टेस्ट नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड में एग्जांपल जैसे PHCHO। एक्चुअली क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो कॉपर होता है वो लेस ऑक्सीडाइजिंग होता है। यहीं पे अगर आप टॉलेंस रिएजेंट लीजिएगा तो टॉलेंस रिएजेंट आसानी से एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में Ag होता है और Ag इज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, Ag हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर एज कंपेयर टू कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं ये। इसीलिए फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। हाँ, FS और BS अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको नहीं करेगा, ये आपको आना चाहिए। अब दो क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिड्यूसेस। आप ऐसा सुन लीजिए, या तो आप यू बोल दीजिए कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, या आप यूं बोल दीजिए कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन रिड्यूस। किसको रिड्यूस करेगा? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करेगा, या आप यूं बोल दीजिए कि टॉलेंस रिएजेंट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। और फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये तीनों ही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है इस तीनों को रिड्यूस करेगा, या ये तीनों ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3CHO और PHCHO। एक तो आपके पास बेसिकली एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप टॉलेंस रिएजेंट लीजिएगा तो टॉलेंस रिएजेंट दोनों के साथ टेस्ट दे देगा, तो टॉलेंस रिएजेंट तो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है पर एरोमेटिक को नहीं करता है। तो इसीलिए इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करिएगा, इसलिए आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और रिएजेंट जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, वो है सिप्स रिएजेंट। देखिए, आपके पास दो टर्म होता है, एक तो सिप्स रिएजेंट और एक होता है सिप्स बेस। ये दोनों अलग अलग है, सिप्स रिएजेंट अलग है, सिप्स बेस अलग है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि सिप्स बेस जो होता है वो कब बनता है, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी अमीन के साथ में, RNH2 के साथ में। जब आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास सिप्स बेस बनता है। और सिप्स बेस और सिप्स रिएजेंट दोनों अलग बात है। हम बात करते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सर्न है वो है सिप्स रिएजेंट। तो आइए देखते हैं सिप्स रिएजेंट क्या होता है। देखिए, सिप्स रिएजेंट बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, मैजेंटा डाई लेते हैं। मैजेंटा डाई लेते हैं, एक डाई होता है मैजेंटा डाई नाम से। एक्चुअली जो मैजेंटा डाई है इसका नाम होता है पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि पिंक कलर का होता है, इसको मैजेंटा डाई बुलाते हैं। जब आप इस मैजेंटा डाई में SO2 पास करवाते हैं तो इस मैजेंटा डाई का जो पिंक कलर होता है वो फेड हो जाता है और जो सॉल्यूशन आपके पास मिलता है वो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। और इसी कलरलेस सॉल्यूशन को आप स्किप्स रिएजेंट बुलाते हैं। तो कैसे मिला आपके पास स्किप्स रिएजेंट? आप क्या किए, जो मैजेंटा डाई है पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि पिंक कलर है, SO2 आपने पास करवाया तो कलरलेस सॉल्यूशन मिला। इसी कलरलेस सॉल्यूशन को हम स्किप्स रिएजेंट बुलाते हैं। अब ये स्किप्स रिएजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा, और जो पिंक कलर पहले डिसअपेयर हुआ था यहाँ पे SO2 पास करवाने से, वो पिंक कलर रीअपियर होगा और तब हमें पता चल जाएगा कि पिंक कलर वापस से मिला है, यानी कि वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है। तो याद रखिएगा स्किप्स रिएजेंट का कैसा काम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो स्किप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है। तो ग्लूकोज डज नॉट गिव टेस्ट विथ स्किप्स रिएजेंट, ये याद रखिएगा।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कीटोन की रिएक्शंस के बारे में। कीटोन में सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहले आप इस वर्ड का मतलब समझिए, हेलोफॉर्म का मतलब। देखिए हेलोफॉर्म CH3 को कहते हैं। CH3, X जो है वो हेलोजन है। X कैन बी क्लोरीन, X कैन बी ब्रोमीन एंड X कैन बी आयोडीन। तो जब आप यहाँ पे Cl डालिएगा तो आपके पास मिलेगा CH, Cl3, CHBr3 एंड CHI3। इन सबको हम हेलोफॉर्म बुलाते हैं। तो आपके पास मिला CH, Cl3, CHBr3, CHI3। तो इन तीनों के बारे में पहले छोटा छोटा प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जो CHCl3 है इसको आप बुलाते हैं क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म, हेलो के जगह पे क्लोरो तो क्लोरोफॉर्म। CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म, CHI3 को आयोडोफॉर्म। याद से रखिएगा जो क्लोरोफॉर्म है वो कलरलेस होता है, एनेस्थीसिया के रूप में इसको यूज करते हैं। जो ब्रोमोफॉर्म है ये भी कलरलेस होता है, लेकिन जो आयोडोफॉर्म है ये येलो सेमी सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पीपीटी देता है, और ये एंटीसेप्टिक के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, जब हम क्लोरोफॉर्म यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो क्लोरोफॉर्म का कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो सुनिए। क्लोरोफॉर्म एक तो देखिए ये कलरलेस होता है, दूसरा इसका जो स्मेल होता है वो स्वीट स्मेल होता है, मीठा स्मेल होता है, ये याद रखिएगा। और क्लोरोफॉर्म को जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी याद रखिएगा, वो होता है 61 डिग्री सेल्सियस। और वाटर में क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी, क्लोरोफॉर्म का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ CHCl3 इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, जब आप इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो इसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर और लाइट के प्रेजेंस में। एयर और लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो आपके पास एक प्रोडक्ट मिलता है COCl2 और साथ में HCl मिलता है। ये जो COCl2 है इसको बुलाते हैं फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, या इसको बुलाएंगे कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये एक पॉइजनस गैस है। क्या है? पॉइजनस गैस है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, एयर और लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को हम एक डार्क कलर बोतल में रखते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं, ठीक है, ताकि हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन से बचा सके, ताकि COCl2 ना बने, जो कि बेसिकली फॉस्जीन गैस है, एक पॉइजनस गैस है। अच्छा ध्यान से सुनिए। अब क्लोरोफॉर्म को और बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने से और बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1% इथेनॉल भी डाल देते हैं। ये 1% इथेनॉल क्या करता है, COCl2 के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास एक नॉन पॉइजनस गैस बनाता है। तो वो मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। Chloroform is stored in dark colored bottles which are filled up to the brim to prevent oxidation of CHCl3 into COCl2, and 1% ethanol is also added to the chloroform. तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो COCl2 पॉइजनस गैस बनता है। तो COCl2 में जब आप 1% इथेनॉल डालते हैं, ये देखिए इथेनॉल, तो यहाँ से क्या होता है, HCl बाहर निकल जाता है और आपके पास ये कंपाउंड बनता है।
इसको बुलाते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट, जो कि एक नॉन पॉइजनस गैस होता है। तो क्लोरोफॉर्म पॉइजनस गैस बनाने को रोकने के लिए हम 1% इथेनॉल डालते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है और 2 टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्लोरोफॉर्म है। अब हमें पता करना है कि कौन सा क्लोरोफॉर्म प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। प्योर मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ CaCl3 है। इम्प्योर मतलब कि उस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमें पता करना है कि कौन सा क्लोरोफॉर्म प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। तो हम क्या करते हैं, आप क्या करिए, जो प्योर होगा उसमें CaCl3 होगा और जो इम्प्योर होगा उसमें COCl2 और साथ में HCl होगा। तो जब आप इस दोनों टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पास करवाइए, ब्लू लिटमस इसमें डिप करिए, तो ब्लू लिटमस इसमें डालिएगा तो इसमें एसिड तो है नहीं, तो ब्लू लिटमस का कलर एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है तो उसमें HCl आपको प्रेजेंट होगा और HCl एसिड है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा इम्प्योर है, CaCl3। सिमिलरली आप AgNO3 पास करवा सकते हैं। AgNO3 क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करके आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, पर यहाँ HCl तो है ही नहीं क्योंकि ये प्योर है क्लोरोफॉर्म, तो ये AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन इम्प्योर वाला जिसमें HCl है वो AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, इसीलिए ये इम्प्योर हम इसको मार्क कर देंगे। तो ये था टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो क्लोरोफॉर्म को हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम हेलोफॉर्म रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। एक तो हमने बात किया कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोफॉर्म जो होता है वो CHX3 को कहते हैं, CHCl3, CHBr3, CHI3। अब हम बात करते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। सो रिएजेंट यूज्ड इन हेलोफॉर्म रिएक्शन वो है X2 प्लस NaOH। X2 प्लस NaOH रिएक्ट करके आपके पास बनाएगा NaOX। NaOX को आप ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस OX नेगेटिव, तो या तो OX नेगेटिव आपको देखने को मिल जाए, या X2 प्लस एक्वस Na2CO3। एक्वस Na2CO3 ये वापस से NaOH देगा और ये NaOH वापस से X2 के साथ रिएक्ट करके NaOX बनाएगा, या आपको X2 प्लस एक्वस NaHCO3 भी मिल सकता है, या एक्वस CaOCl2 मिल सकता है। आपको पता है एक्वस CaOCl2 को आप ब्लीचिंग पाउडर बुलाते हैं, या आपको Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस देखने को मिल सकता है। तो ये सब रिएजेंट आपको दिखे कहीं पे तो आप हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाइएगा। अभी हम बात करेंगे कि कैसे रिएक्शन करवाना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि ये जो है एक्वस CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इसको हम यूज करते हैं लैब में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। सो दीज आर यूज्ड एज अ लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो हमने रिएजेंट के बारे में डिस्कशन किया कि ये सब रिएजेंट यूज होते हैं। अब सबस्ट्रेट देखिए आपको कैसा, जो जनरल स्केलेटन है सबस्ट्रेट का, कि उस सबस्ट्रेट को देखिएगा, ये रिएजेंट देखिएगा और हेलोफॉर्म करवाइएगा। तो सबस्ट्रेट का जो स्केलेटन है जनरली वो ऐसा देखने को मिलेगा, CH3CHOH एंड CH3C डबल बॉन्ड O। अगर आपको ऐसा स्केलेटन देखने को मिला और ये रिएजेंट देखने को मिला, स्केलेटन याद रखिएगा, रिएजेंट याद रखिएगा, आपको क्या करवाना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। मान लीजिए आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और आपने बेसिक मीडियम लिया है, तो ये बेस क्या करेगा, ये यहाँ पे इस पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो आपके पास OH यहाँ जुड़ जाएगा और O नेगेटिव। और आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये वापस से बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस से बॉन्ड बनाएगा, और आपको पता है ये सभी ग्रुप को बाहर निकाल सकता है एक्सेप्ट R एंड H, पर यहाँ R और H नहीं है, तो ये OH को वापस से बाहर निकाल देगा। तो जो आप रिएक्शन फॉरवर्ड में ले जाना चाहते थे OH अटैक करवा करके, वो बैकवर्ड में जा रहा है। इसीलिए OH
यहाँ पे अटैक तो यहाँ पे करेगा लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड चला गया, इसीलिए OH इस फंक्शनल ग्रुप वाले अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट करता है और एसिड बेस रिएक्शन देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। अब हम एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट ये दिखे, तो आपके पास देखिए ये दिख रहा है सबस्ट्रेट ऐसा स्केलेटन, और X2 प्लस NaOH या NaOX या OX नेगेटिव या X2 प्लस एक्वस Na2CO3 या X2 प्लस एक्वस NaHCO3 या एक्वस CaOCl2 या Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस देखने को मिले तो हेलोफॉर्म रिएक्शन सोचना है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। तो हमने ये प्रोडक्ट लिया है CH3 COO CH2 एक H हमने बाहर निकाल दिया, और देखिए आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में मीडियम X2 प्लस NaOH मीडियम बेसिक है तो यहाँ OH नेगेटिव होगा। ये OH नेगेटिव अटैक तो कार्बोनिल कंपाउंड पे करेगा, पर आपको पता है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो आपके पास बन गया CH3 COO CH2 नेगेटिव। फिर यहाँ पे हेलोजन का अटैक होगा, ये नेगेटिव चार्ज हेलोजन को गया, एक X नेगेटिव बाहर चला गया, तो आपके पास मिला CH3 COO CH2X। अगेन मीडियम बेसिक है और ये कार्बन मोर एसिडिक हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका -I ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या करेगा अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH3 COO CHX नेगेटिव। अगेन ये नेगेटिव चार्ज X2 को डोनेट होगा, X नेगेटिव बाहर निकल गया और आपके पास देखिए बन गया CH3 COO CH2 हेलोजन। अगेन मीडियम बेसिक है तो ये क्या करेगा अगेन इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ X इंट्रोड्यूस करेगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3 COO CX3। अब अगेन मीडियम बेसिक है तो अब अगेन OH नेगेटिव कार्बोनिल कंपाउंड पे पहले रिएक्शन करेगा, पहले अटैक करेगा। अटैक तो पहले इस पे करेगा लेकिन यहाँ पे वो वापस से रिएक्शन रिवर्स जा रहा था इसलिए अटैक इस पे कर रहा था। तो अगेन OH नेगेटिव कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर टूटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज OH जुड़ गया। अब दो लिविंग ग्रुप यहाँ से जा सकता है, एक तो OH क्योंकि O नेगेटिव वापस से बॉन्ड बनाएगा और एक CX3। तो CX3 एज कंपेयर टू OH वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए अब की बार CX3 बाहर निकलेगा और आपके पास बन गया CH3 COOH और CX3 बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या है मीडियम बेसिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, यह एसिड बेस रिएक्शन होगा और आपके पास बन गया सॉल्ट CH3 COO नेगेटिव और ये H इसको चला गया तो CHX3 बन गया। तो यहाँ से बन गया हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप यहाँ X2 की जगह पे Cl2 ले रहे हैं, Br2 ले रहे हैं या I2 ले रहे हैं। फिर आप इसका Na+ के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो आपके पास ये देखिए प्रॉपर सॉल्ट बन गया। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अच्छा, इस मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करके आप ये बताइए कि कितना मोल हमने बेस यूज किया है और कितना मोल हमने बेसिकली हेलोजन यूज किया है। तो देखिए एक तो बेस यहाँ 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4 मोल हमने NaOH का यूज किया है और हेलोजन कितना बार 1 2 एंड 3, तो 3 मोल हमने हेलोजन का यूज किया है, X2 का यूज किया है। तो अब हम इस रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। देखिए यहाँ पे आपका जो आप हेलोजन अटैक करवा रहे थे X2 वो वापस से रिएक्शन में एलिमिनेशन हो गया उसका एज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो आप हेलोजन कोई सा भी ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, तो रिएक्शन हेलोजन के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि वो एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया रिएक्शन से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन हेलोजन, टाइप्स ऑफ हेलोजन। सो हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक बैलेंस फॉर्म है। देखिए आप स्केलेटन पहचानिए, CH3CO O और X2 NaOH। मोल देखिए 3 मोल हमने हेलोजन का यूज किया है और NaOH का 4 मोल बना आपके पास क्या CHX3 और साथ में आपके पास सॉल्ट बना। एंड रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन क्योंकि वो तो एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जा रहा था। तो RC डबल बॉन्ड हो CH3 X2 प्लस NaOH
X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, रेट सेम फॉर ऑल, तो रेट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सेम होता है। अब आप रिएक्शन का की पॉइंट सुनिए कि कैसे रिएक्शन करवाना है। जब भी आपको सबस्ट्रेट का फॉर्म दिखे, कैसा फॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 CHOH, ऐसा फॉर्म देखने को मिले आपको, और आपके पास X2NaOH या NaOX या OX नेगेटिव देखने को मिले, तो आप क्या करिएगा, इस बॉन्ड को तोड़िएगा और यहां से आप बना दीजिएगा हेलो फॉर्म यानी कि CHX3, और इसका बना दीजिएगा आप सॉल्ट यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। सो हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड विच शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो फॉलोइंग कंपाउंड शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक तो एल्कोहल, एल्कोहल में इथेनॉल CH3CHOH, CH3CH2OH इथेनॉल, और 2 एल्केनॉल, 2 एल्केनॉल देखिए 1 2 2 पे OH तो CH3CHOHR एल्केनॉल। तो इथेनॉल और 2 एल्केनॉल ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। कीटोन में ऑल मिथाइल कीटोन, जितने भी मिथाइल कीटोन हैं सभी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो CH3CHOH CH3 ये क्या है, हाँ ये जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा NaOX, जिसको आप सोडियम हाइपोहेलाइट बुलाते हैं, हाइपोहेलाइट जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा किसका, OH का ऑक्सीडेशन करेगा, तो OH को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा। सो फॉलोइंग कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन कौन सा, एक तो इथेनॉल हमने बात किया था CH3CH2OH, एक CH3CHOHET। फिर ये रिएक्शन देखिए, आपको फॉर्म पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, CH3 C डबल बॉन्ड O ये फॉर्म एंड CH3 CHOH ये फॉर्म आपको दिख गया तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए ये फॉर्म दिखा, फिर इसमें देखिए एसिटोफिनोन, इस कंपाउंड को बुलाते हैं PHC डबल बॉन्ड O, तो ये पार्ट इस फॉर्म से मैच कर रहा है तो ये भी देगा, सिमिलरली ये भी देगा। ये पहले जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये पहले एसिटोफिनोन में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली ये पार्ट देखिए ऐसा इसका स्केलेटन है तो लैक्टिक एसिड इसको बुलाते हैं CH3CHOH COH, ये भी देगा हेलो फॉर्म। सिमिलरली ये देखिए स्केलेटन दिखा, इसको पायरुविक एसिड बुलाते हैं, ये भी देगा। इसमें भी स्केलेटन ये दिखा, ये भी देगा। ये स्केलेटन देखिए ये भी देगा। इसमें देखिए ये CH2X यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को X2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, CH3 बनाएगा, इसको रिमूव कर देगा, आपके पास सॉल्ट बन जाएगा और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, तो ये भी देगा। सिमिलरली ये देखिए स्केलेटन, ये भी देगा, ये भी देगा। क्लोरल, इसको बेसिकली क्लोरल बुलाते हैं CCl3COH, तो ये भी देगा क्योंकि ये देखिए स्केलेटन दिख रहा है। अब आप ये देखिए CH3CH2Cl, क्या ये देगा क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन? तो पहले आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिक मीडियम होता है, तो ये बेस क्या करेगा, SN2 रिएक्शन देगा, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, आपके पास ये बन जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये बना CH3CH2OH, तो ये क्या है, इथेनॉल, तो इथेनॉल तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है तो ये भी देगा। सिमिलरली CH3CH2Cl, 2 Cl है, अगेन हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिक मीडियम होता है, ये बेस क्या करेगा, दोनों Cl को रिप्लेस करके 2 OH लगा देगा, फिर एक कार्बन पे 2 OH, पानी बाहर निकालिएगा तो आपके पास देखिए ये स्केलेटन फॉर्म मिल गया, तो ये भी बेसिकली हेलोफॉर्म देगा। सिमिलरली ये देखिए जब आप यहाँ से OH अटैक करवाइएगा तो एक कार्बन पे 2 OH, पानी बाहर निकलेगा, आपके पास ये फॉर्म मिला, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो इनडायरेक्टली भी आपको दे सकता है, तो आप चेक करिएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिक मीडियम होता है, क्लोरीन को रिप्लेस करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो फॉलोइंग कंपाउंड नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट बुलाते हैं। तो ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपको ये दिख गया।
आपने बेसिक, आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिक मीडियम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ऐसा कंपाउंड देखने को मिले तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ नहीं होगा। सिमिलरली इस केस में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि OH क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्या होगा, SNAE रिएक्शन होगा। अगेन इस फॉर्म में देखिए, इसमें भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है मिथाइल एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस तीनों में आपको पता है SNAE रिएक्शन होगा। अब देखिए मिथाइल एस्टर जो है ये तो हेलोफॉर्म नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे जो इथाइल एस्टर अभी हम पढ़ेंगे वो हेलोफॉर्म देगा। तो मिथाइल एस्टर हेलोफॉर्म नहीं देता है, इथाइल एस्टर हेलोफॉर्म देगा, क्योंकि इथाइल एस्टर से पहले इथेनॉल बनता है और आपको अभी अभी पढ़ के आए कि इथेनॉल आसानी से हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो इस दोनों में याद रखिएगा कि मिथाइल एस्टर नहीं देता है, इथाइल एस्टर देता है। फिर अमाइड देखिए CH3 C डबल बॉन्ड NH2, अमाइड जो है वो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देता है, तो अमाइड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। तो ये 5 ऐसे कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। सो अभी मैंने आपको बताया था कि मिथाइल एस्टर हेलोफॉर्म नहीं देगा, लेकिन इथाइल एस्टर हेलोफॉर्म देगा। क्यों देगा, आइए उसको समझते हैं। तो आपके पास है इथाइल एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। आपको पता है हेलोफॉर्म में बेसिक मीडियम होता है, ये बेस क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे पहले आपको पता है यहाँ अटैक करता है, तो जैसे ही यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे टूट के गया, फिर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा OC2H5, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो आपके पास बना CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। अच्छा, और साथ में CH2 C2H5O नेगेटिव बन गया। अब इस C2H5O नेगेटिव में हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपके पास बन गया C2H5OH, तो इथेनॉल बन गया। ये तो नहीं देगा हेलोफॉर्म, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, पर C2H5OH इथेनॉल आसानी से हेलोफॉर्म देगा। तो इथाइल एस्टर सिंस इथेनॉल बनाता है इसलिए वो हेलोफॉर्म देगा, पर मिथाइल एस्टर नहीं देगा। एक टाइप है हेलोफॉर्म ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा स्केलेटन देखने को मिले और इस कार्बन को हमने आइसोटोपिक मार्क कर रखा है 14, और आपने I2 प्लस NaOH हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो यहाँ से OH नेगेटिव आएगा, तो ये OH नेगेटिव आपको पता है कि इस दो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जो कार्बन पे हाइड्रोजन है दिस इज मोर, है ना, ये आसानी से निकल सकता है, तो ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा और आपके पास जो बेसिकली CH3 बनेगा वो इस आइसोटोपिक वाला बनेगा। तो ये देखिए आइसोटोपिक वाला बन गया। एक क्वेश्चन करिए, PHC डबल बॉन्ड O CH3, क्या आपको ये फॉर्म दिख रहा है? बेंजो, इसको क्या बुलाते हैं? एसिटोफिनॉन। आपको पता है ये स्केलेटन दिखा Cl2 प्लस NaOH या NaOCl या OCl नेगेटिव और साथ में H प्लस लिया है दूसरे स्टेप में, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, यहाँ से आपको बनाना है हेलोफॉर्म, यानी कि CHCl3, क्योंकि क्लोरीन है तो CHCl3 बन गया, और यहाँ से आपके पास सॉल्ट बनेगा PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दूसरे स्टेप में आपने ऐसे H प्लस लिया है तो आपके पास देखिए PHC डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड O CH3 NaOHCl दे दे, Cl2NaOH दे दे या OCl नेगेटिव दे दे, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। करना क्या है, ये देखिए आपको फॉर्म दिख गया, फॉर्म जैसे ही दिख गया ये बॉन्ड यहाँ से तोड़िए, इसका बनाइए आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये बॉन्ड तोड़ करके इसका आप सॉल्ट बना दीजिए, तो ये देखिए सॉल्ट बन गया। सिमिलरली इसमें देखिए इस कार्बोनिल कंपाउंड के बगल में ये CH3 है, तो ये बॉन्ड तोड़िए, इसका बेसिकली क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाइए CHI3 बनाइएगा, तो ये येलो PPT। देखिए रिएक्शन कैसा है कि जब आप क्लोरोफॉर्म करवाते हैं, इसका आयोडोफॉर्म करवाते हैं तो A बनता है और साथ में B बनता है, B का आप एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो C बनता है, C को जब आप हीट करते हैं तो D बनता है। तो बताइए सब ABCD क्या है। तो जैसे ही आप ये बॉन्ड तोड़िएगा तो CHI3 बनेगा, तो ये येलो PPT CHI3 बन गया, और साथ में यहाँ से सॉल्ट बनेगा, तो ये देखिए हमने सॉल्ट बना दिया। जब आप यहाँ H प्लस लगाइएगा तो ये बेसिकली Na प्लस हटेगा और यहाँ OH, तो ये बन जाएगा C, ये बन गया। अब देखिए इसको बुलाते हैं बीटा कीटो एसिड।
जब आप बीटा कीटो एसिड को हीट करिएगा तो CO2 बाहर निकलेगा, और CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ से CO2 बाहर निकला तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आपके पास देखिए CH3CH2OH एंड CH3COCH3 आपको फॉर्म दिख गया। अगर आपके पास I2NaOH है या NaOI है या OI नेगेटिव है या I2 + Na2CO3 या साथ में वाटर, तो आपको क्या करना है, CH3 बनाना आयोडोफॉर्म, जो येलो क्रिस्टल होता है जिसको आयोडोफॉर्म बुलाते हैं। अब आप देखिए जो CH3 यहाँ पे है, जब आप इसके साथ AgNO3 का रिएक्शन करवाइएगा तो यहाँ पे आपको AgI का येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा। लेकिन ये जो CHCl3 है, ये CHCl3 क्या करता है, AgNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा और AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि CH3 जो है ये थर्मली लेस स्टेबल है CHCl3 से, ये आसानी से टूट सकता है, ये नहीं टूटेगा। तो देखिए CH3 गिव येलो PPT ऑफ AgI विथ AgNO3 बट CHCl3 डज नॉट गिव AgCl प्रेसिपिटेट। रीजन क्या है, CH3 इज थर्मली लेस स्टेबल देन CHCl3। अब आप ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को यूज करके इस दोनों कंपाउंड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये देखिए इथेनॉल है, ये मीथेनॉल है, तो आपको पता है मीथेनॉल नहीं देता है, इथेनॉल देता है, ठीक है। अगेन ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हैं, 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एसिटोफिनॉल एंड बेंजोफिनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट को यूज करके।